साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो यूपीएससी 2022 के लिए टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है आपका यूपीएससी 2022 के साथ साथ जो आपकी आगामी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो में या इस टेस्ट में आपको इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और बजट 2022-23 तथा करंट अफेयर संबंधित प्रश्नों का संकलन मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के मांग पक्ष से संबंधित घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है उपभोग में वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी उपभोग से प्रेरित है, बिल्कुल सही है, और इसमें 7% की वृद्धि होने का अनुमान है। दूसरा, 2021-22 के दौरान जीडीपी के अनुपात में निवेश विगत 7 वर्षों में सबसे कम है, तो ये विगत 7 वर्षों में सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक विदेशी संस्थागत निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में माना जाता है, सही है। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि के निम्नलिखित उपक्षेत्रकों पर विचार कीजिए। 4 क्षेत्र दिए गए हैं। शस्यन, वानिकी और वृक्षों की कटान, पशुपालन, मत्स्यन और जलीय कृषि। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल कृषि सकल मूल्य वर्धन मौजूदा कीमतों पर में इनके हिस्से को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब बड़े से अधिक से छोटे के क्रम में चलना है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। सबसे बड़ा हिस्सा जो है आपका शस्यन का है 10.7%। फिर आपका आता है दूसरे नंबर पर पशुपालन 5.2%। तीसरे पे वानिकी और वृक्षों की कटाई आती है 1.3%। और फिर चौथे पे आता है मत्स्यन और जलीय कृषि 1.2%। तो 1, 3, 2, 4, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मतलब शस्यन के बाद पशुपालन, वानिकी और वृक्षों की कटाई और फिर मत्स्यन और जलीय कृषि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन से भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो ईंधन उत्पाद शुल्क, डॉलर विनिमय दर, ईंधन पर मूल्य वर्धित कर, ये इसको प्रभावित कर सकते हैं 1, 3, 4। चूँकि जीएसटी के तहत जो है पेट्रोल और डीजल नहीं आते, इसलिए प्रभावित नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रम हैं। तो इसके प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, रेंज ऑफ होप, जेनेटिक डिजीज इंटीग्रेटेड एक्शन तथा पीसफुल यूज इनिशिएटिव, ये सभी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी और केरोसिन की कीमतों के रुझान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए देश में एलपीजी की कीमतें सऊदी संविदा मूल्य पर आधारित है, सही बात है। एलपीजी सब्सिडी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत संचालित होती है, ये भी सही है। केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है और शून्य केंद्रीय सब्सिडी के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली श्रेष्ठ योजना संबंधित है किससे। तो ये जो है आपका अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान से संबंधित है। ठीक है, तो केंद्रीय और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत यह जो है योजना चलाई जा रही है या लाई गई है। आगे चलते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है गैर जीवन बीमा के लिए बीमा विस्तार के मामले में भारत का औसत राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, नहीं, यहाँ पर कम है। देखिए जीवन बीमा के लिए बीमा विस्तार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय औसत के बराबर है भारत का, जबकि वहीं दूसरी ओर यह गैर जीवन बीमा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय औसत से पीछे है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, भारत में जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों के लिए बीमा का घनत्व वैश्विक मानकों से कम है, दोनों ही यहाँ पर, ये दूसरा सही है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थिति आकलन सर्वेक्षण 2021 के रूप में संदर्भित कृषि परिवारों के स्थिति आकलन पर हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया नहीं, इसे जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने अपने 77वें दौर के सर्वेक्षण में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की भूमि एवं पशुधन जोत और
कृषि परिवारों की स्थिति के आकलन SAS पर एक सर्वेक्षण किया है। यह रिपोर्ट कई पहलुओं के अतिरिक्त कृषि परिवारों की आय उसके स्रोतों पर भी प्रकाश डालती है। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, SAS की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, सही है। SAS की रिपोर्ट के अनुसार 85% से अधिक किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल हैं, ये भी सही है। चौथा, SAS की रिपोर्ट के अनुसार कृषि परिवारों की मासिक आय के सभी स्रोतों में मजदूरी से प्राप्त आय मासिक आय का सबसे बड़ा हिस्सा है, सही है। तो 2, 3, 4 सही है, पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, भारतीय बंदरगाहों का औसत टर्न अराउंड टाइम बंदरगाह की दक्षता का एक मापदंड 2 दिनों से अधिक है, ये सही है। दूसरा, भारत के आयात निर्यात एक्जिम व्यापार का 30% से अधिक भाग भारतीय बेड़े द्वारा किया जाता है। नहीं, 30% नहीं, 7.8% की ढुलाई, ठीक है, 7.8 है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यह कार्बन परमाणु की एक बहुपर्तीय संरचना है जो किसी अष्टकोणीय हनीकॉम्ब जालक में सख्त रूप से आबद्ध होती है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुपर्तीय संरचना नहीं होती, ये एकल परत मोनोलेयर से बना पदार्थ होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी हाल ही में केरल सरकार ने देश के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र की घोषणा की है। तो एक गलत हो गया। बी देखें, ग्रेफाइट में ग्राफीन की अलग अलग परतें वंडर वॉल्स बलों द्वारा एक साथ संगठित होती हैं, सही बात है। यह ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, ये भी सही है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली शूमी और कोन्याक जनजातियाँ संबंधित है, कहाँ से? तो ये जो जनजातियाँ हैं ये आपकी नागालैंड से संबंधित हैं, ठीक है। कहाँ से? नागालैंड से। और कोन्याक जनजाति जो है सभी नागा जनजातियों में सबसे बड़ा समुदाय है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो देखिए मक्का, जूट, तिल, रागी, खोपरा, इन सभी के लिए की जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सरकार द्वारा 22 अनिवार्य कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, MSP, ठीक है। MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की मतों पर विचार करने के बाद किया जाता है। 22 अनिवार्य फसलों में से 14 जो है खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 व्यावसायिक फसलें जूट और खोपरा शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुर्खियों में रहे घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह घरेलू कामगारों पर अब तक का पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण है, सही बात है। इसमें प्रवासी और गैर प्रवासी दोनों कामगारों का वितरण शामिल है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए श्रम और रोजगार मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल रहा, सही है, पहला कथन आपका सही होगा। दूसरा, कोविड-19 के कारण सेवाओं के निर्यात में व्यापारिक निर्यात की तुलना में प्रतिशत अंकों की अधिक गिरावट दर्ज की गई है, तो ये गलत है। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में वस्तु निर्यात में 7.5% की गिरावट, जबकि सेवा निर्यात में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है। तो सेवाओं के निर्यात में व्यापारिक निर्यात की तुलना में प्रतिशत अंकों की अधिक गिरावट नहीं, कम गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के बाह्य क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। नहीं, दूसरा नहीं है बल्कि चौथा है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे भारत है। बी देखें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के बाह्य ऋण से अधिक है, सही बात है। पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष रहा है, ये भी सही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 वर्ष से अधिक के आयात कवर के बराबर, ये भी सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात और शुद्ध गैर निष्पादित अनुपात में 2018-19 से निरंतर गिरावट जारी है। तो ये आपका कथन जो है ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि अन्य जो है वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के संबंध में कर प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए
केवल अल्पकालिक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा, नहीं। यहाँ देखिए क्या है, किसी भी दीर्घकालिक या अल्पकालिक, चाहे वो अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, धारिता पर ध्यान दिए बिना डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर 30% की दर से कर लगाए जाने की घोषणा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग है। सी देखें, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को उपहार में देने पर कर से छूट दी गई, नहीं, बिल्कुल छूट नहीं दी गई, इस पर भी कर लगेगा। डी, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से हुई हानि की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है, ये सही है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। बजट 2022-23 में प्रस्तावित सी पेश का लक्ष्य क्या है? सी पेश का लक्ष्य क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक त्वरित कारपोरेट समापन प्रक्रिया को क्रियान्वित करना इसका लक्ष्य है। अगला है, हाल ही में सरकार ने किसकी स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के सम्मान में, ठीक है, या उनकी स्मृति में। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझारू सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। आगे चलते हैं। पीएम दक्ष योजना हाशिए के लोगों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और इसमें देखना है कौन सा सही है। तो देखिए, विगत 2 वर्षों में सरकार केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त व्यय के कुल व्यय का 20% से भी कम सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि 26.6% खर्च किया गया, मतलब 20% से अधिक खर्च किया गया। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, शिक्षा पर सामान्य सरकारी व्यय वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 2.5% से भी कम है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि 3.1% खर्च किया गया, 3.1% खर्च किया गया है शिक्षा पर। अगला देखते हैं। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2019-20 के बीच प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि हुई, नहीं, कमी हुई है, ठीक है, कमी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। देखिए, होता क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात एक संकेतक है, जिसमें जब कमी आती है तो यह शिक्षा की गुणवत्ता सुधार का संकेत देती है। मतलब यदि कहा जाए कि छात्र शिक्षक अनुपात में कमी हुई है तो मतलब ये एक अच्छा संकेत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वित्तीय प्रणाली के हरितीकरण के लिए नेटवर्क NGFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। इस नेटवर्क की सदस्यता केवल एशिया और अफ्रीका के देशों तक सीमित है, नहीं, 5 महाद्वीपों के देश जो हैं इसके सदस्य हो सकते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। इसका उद्देश्य हरित और निम्न कार्बन निवेश हेतु पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की भूमिका को बढ़ाना है। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। इसकी स्थापना जो हुई थी दिसंबर 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट समिट में 8 केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों ने वित्तीय प्रणाली के हरितीकरण के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क NGFS की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला है, पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सही नहीं है। आयातित तिलहनों में पॉम ऑयल की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, 50% से अधिक है। तो इसमें हिस्सेदारी कितनी है? इसमें देखिए, पूछा कौन सा सही नहीं है ना, तो 50% से अधिक बिल्कुल 56% है, ठीक है, तो पहला सही। दूसरा, केंद्र सरकार पॉम ऑयल के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो ये वाला आपका कथन गलत है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा, अन्य तिलहन फसलों की तुलना में पॉम के वृक्ष प्रति हेक्टेयर अधिक खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही है। तो देखिए, विगत 1 दशक में प्रत्येक वर्ष चीनी का उत्पादन उसकी खपत से अधिक रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत चीनी आधिक्य वाला राष्ट्र बन गया है, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में। 2010-11 के बाद से प्रत्येक वर्ष चीनी का उत्पादन जो है उसके उपभोग से अधिक रहा है, उसके उपभोग से अधिक रहा है। तो यहाँ पर यही कहा गया है ना, इसमें पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, साधारणतया तो ये है कि विगत 1 दशक में चीनी का उत्पादन जो है उसकी खपत से अधिक रहा, परंतु यहाँ अपवाद भी एक है, इसीलिए ये कथन सही, क्योंकि 2016-17 में इसका उल्टा हुआ था, जब उपभोग जो है व्यय उत्पादन से अधिक हो गया था। इसलिए 2010-11 से लेकर जब 1 दशक लेंगे तो 2016-17 भी आएगा, जहाँ पे ये चीज़ सटीक नहीं बैठती, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा,
गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों को गन्ना आरक्षण के क्षेत्र के रूप में ज्ञात एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही किसानों से फसल खरीदना अनिवार्य, सही बात है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के तहत गन्ने के रस का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है, सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में कोविड टीकाकरण रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है, यहाँ पे दो कथन दिए गए, कौन सही है। पहला, केवल सरकारी अस्पतालों के सीधे निर्माताओं से कोविड-19 टीके खरीदने की अनुमति नहीं, जो निजी अस्पताल थे वो भी खरीद सकते थे, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित एवं निर्मित की गई थी, सही है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पेंशन फंड में किसी विदेशी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों के स्वामित्व की उच्चतम सीमा है, तो कौन सा है, 74% है। भारत में अनुसंधान और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल है, शीर्ष 50 देशों में शामिल है, क्योंकि भारत जो है 46वें नंबर पर, 46वें। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दायर किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या भारतीय निवासियों द्वारा दायर किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या से अधिक है, नहीं, ये गलत। तो यहाँ पर जो है पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय बजट 2022-23 में हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है इसमें से कौन सा सही है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, सही है। इसमें टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निम्नाश NIMHANS नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा, सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। आगे देखते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला है, 3 कथनों में से पहला जो है वो है कि यूरिया के सभी घरेलू उत्पादकों के लिए केवल नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य, सही बात है। दूसरा, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया से उत्पादित सिन गैस का उपयोग यूरिया के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, सीरा से प्राप्त पोटाश को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाया गया था, ये भी सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पोषण युक्त चावल के लिए एक समान मानदंड जारी किए हैं। पोषण युक्त बनाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसमें चावल की पोषण क्षमता में सुधार करने के लिए इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल किया गया, सही बात है, जाता है। 10% पोषण युक्त चावल को सामान्य चावल के स्टॉक में मिश्रित करने का निर्णय लिया गया, नहीं 10% नहीं, 1% पोषण युक्त चावल, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा सही है। देखिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था, सही बात है। रिवर सिटी अलायंस जो शहरी नदियों के संधारणी प्रबंधन हेतु सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है, शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, नहीं, इसकी शुरुआत जो है भारत के 2 मंत्रालयों, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के सफल साझेदारी में की गई थी, और यह विश्व में अपनी तरह का पहला गठबंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला कथन ही सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय संस्थानों को 70 से अधिक सुपर कंप्यूटरों से जोड़ना है, सही बात है। सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन की माप सामान्य तौर पर प्रति सेकंड मिलियन निर्देश में की जाती, नहीं, ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड फ्लॉप्स में मापा जाता है, तो पहला वाला सही, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, परम वेगा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया, इसे सीडैक द्वारा तो विकसित किया गया, परंतु सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक है, ना कि सबसे तेज। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम वेगा को स्थापित चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, ना कि ओवरऑल। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही है, पूछा कौन सही है, तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, बाकी दोनों जो है नीचे के 2 वो सही नहीं है। 2022-23 के बजट में प्रस्तावित रैंप कार्यक्रम संबंधित है MSME क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन,
ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, यह कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाता, सही बात है। यह प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी लाभों की सुहायता सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। सभी किसान ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण हेतु पात्र हैं, नहीं, सभी नहीं है, तो केवल पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन देखिए। कोई भी श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र से संबंध है और 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग का है, वह ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु पात्र है। वहीं केवल खेतिहार मजदूर तथा भूमिहीन किसान ही ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण हेतु पात्र हैं, अन्य किसान पंजीकरण हेतु पात्र नहीं हैं। आगे चलते हैं। भारत में स्टार्टअप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विगत 3 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, सही बात है। स्टार्टअपों की संख्या के संदर्भ में अमेरिका और चाइना के बाद विश्व में भारत जो है तीसरे स्थान पर, सही बात है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में भूस्थानिक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रकार के भूस्थानिक आंकड़ों का उत्पादन करने हेतु सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, नहीं, सभी के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां अथवा संस्थाएं जो आंकड़ों को अनन्य रूप से देश के भीतर संग्रहित एवं प्रदर्शित करती हैं, उन्हें कुछ प्रमुख गतिविधियां संचालित करने हेतु अनुमति दी जाएगी, ठीक है। तो इन्हें इन भारतीय कंपनियों अथवा संस्थाओं को भूस्थानिक डेटा के संग्रहण, उत्पादन, तैयार करने इत्यादि के लिए पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी, लाइसेंस या किसी अन्य प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु स्वप्रमाणन का उपयोग किया जाएगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लीडार भूस्थानिक आंकड़ों का अधिग्रहण करने हेतु उपयोग की जाने वाली तकनीक है, सही बात है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के तहत स्थापित बाजारों के एक नेटवर्क APMC द्वारा भारत में थोक कृषि विपणन किया जाता है? तो ये राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों के द्वारा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2019-21 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, पहला है, एक सेकेंड, ये 19-20 नहीं 20-21 होना चाहिए, ठीक है। ये पे 19-20 नहीं, ये 19-21 नहीं 20-21 है। पहला, गेहूं के उत्पादन के तहत क्षेत्रफल चावल के उत्पादन के क्षेत्रफल से अधिक था, नहीं, चावल के उत्पादन का क्षेत्रफल जो होता है गेहूं के उत्पादन क्षेत्रफल से अधिक रहता है। 2020-21 के दौरान चावल के लिए जो क्षेत्रफल था वो 1210 लाख हेक्टेयर था और गेहूं के उत्पादन के लिए 1080 लाख हेक्टेयर था। तो पहला वाला आपका गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा, खरीफ चक्र के दौरान खाद्यान्नों के लिए बोया गया क्षेत्रफल रबी चक्र के दौरान खाद्यान्नों के लिए बोए गए क्षेत्रफल से अधिक था, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय पहलों से जुड़ा हुआ है? किस अंतर्राष्ट्रीय पहलों से जुड़ा है? तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह, लीड IT समूह, इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिए, भारत में हाल की जनसंख्या प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में औसत जीवन प्रत्याशा शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, नहीं, ये गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में 68 वर्ष है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो यह है वो 72.6 वर्ष है। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का औसत जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, ये आपका कथन सही है। जहाँ पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है वो 68.2 वर्ष है, महिलाओं का 70.7 वर्ष है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियामक कार्रवाइयाँ की गई हैं? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के तहत विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिए दिशा निर्देशों को कानूनी बल प्रदान किया गया, सही बात है। जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है, ये भी सही है। तीसरा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के द्वारा विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को प्लास्टिक निर्माताओं, आयातकों और साथ ही ब्रांड मालिकों पर भी आरोपित किया है। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह शिक्षा तथा सुसंगत बहुमोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम को 2020 में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत में एकीकृत कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत कृषि पद्धतियों के संदर्भ में तो देखिए, यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा या से सही है।
पट्टीदार खेती सामान्यतः छोटे खेतों में की जाती है, नहीं बड़े खेतों में की जाती है, तो गलत हो गया पहला। दूसरा, मृदा माल्चिंग वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल की हानि को कम करती है, सही बात है। रिले क्रॉपिंग के तहत पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल का रोपण कर दिया जाता है, सही है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, रिले क्रॉपिंग होती क्या है, एक ही मौसम में और एक ही भूखंड पर एक के बाद एक विभिन्न फसलों का रोपण करना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। संश्लेषित जीव विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें जीवों को नई क्षमताओं के लिए इंजीनियरिंग द्वारा पुनः डिजाइन किया जाता है। विकास की वर्तमान स्थिति में इसके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो हरित रसायनों का निर्माण, जैव ईंधन का उत्पादन, फार्मास्यूटिकल के जैव प्रसंस्करण की दक्षता में वृद्धि, तीनों के तीनों किए जा सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। उन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और सेलुलर जेल में रखा गया था, जहां उन्होंने बंदी जीवन शीर्षक से अपनी पुस्तक की रचना की। हाल ही में उनकी 80वीं पुण्यतिथि जो है मनाई गई। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसका वर्णन किया जा रहा है, तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में बात की जा रही है, जिनकी पुण्यतिथि 7 फरवरी को 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 1983 में हुआ था और 1883 में हुआ था और मृत्यु जो है 1942 में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सकल नामांकन अनुपात GER के संबंध में बात करें तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। GER या सकल नामांकन अनुपात को देश की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कुल नामांकन के रूप में परिभाषित किया जाता नहीं। यहाँ पर आयु समूह की, आधिकारिक आयु समूह की जनसंख्या, ना कि संपूर्ण जनसंख्या होती है, तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा, वर्ष 2013-14 और 2019-20 के बीच प्राथमिक स्कूल के स्तर पर GER सकल नामांकन अनुपात में कमी आई। 2013-14 में जहाँ यह समग्र सकल नामांकन अनुपात जो था वो 107 था, वहीं 2019-20 में जो है यह गिर करके 103 हो गया, 107 से 103 हो गया है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही हैं। भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इन्हें भारत में पोषक अनाजों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च होता नहीं, ये गलत है। यहाँ पर पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होते हैं। ये निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ग्लूटेन मुक्त होते हैं, इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए है एक उत्तम खाद्य है। आगे चलते हैं। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह कोया जनजात द्वारा मनाया जाता है। यह 2 वर्ष में एक बार माघ अर्थात फरवरी माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे एक माँ और बेटी अर्थात समक्का और सरलम्मा देवियों के संघर्ष के सम्मान में आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मेले का उल्लेख किया गया है। मेदा रमजतारा जो कि विश्व की सबसे बड़ी आदिवासी धार्मिक सभा है या मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में तेल और गैस उद्योग के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। देखिए, कच्चे तेल के सभी रिफाइनरी उपोत्पाद GST के दायरे से बाहर है, सही बात है। दूसरा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC को शहरी गैस वितरण नेटवर्कों की स्थापना करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करने का अधिकार दिया गया है, सही बात है। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए लक्ष्य भारत पोर्टल का उद्देश्य कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों की नीलामी को सुविधाजनक बनाना है, ये भी कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के संदर्भ में पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही है दोनों कथनों में से। बजट अनुमानों में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय से अधिक है, ये कथन गलत है, क्योंकि देखिए बजट अनुमानों में पूंजीगत व्यय के लिए जो परिव्यय है वो प्रभावी पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय से कम है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का परिव्यय वर्ष 2019-20 के पूंजीगत व्यय से 3 गुना से अधिक हो गया है। 3 गुना से अधिक नहीं बल्कि 2.2 गुना हो गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में निम्नलिखित में से किसके लिए व्यय आवंटन की उच्चतम हिस्सेदारी है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं। सार्वजनिक ऋण को भारत की लोक लेखा निधि के विरुद्ध अनुबंधित ऋण के रूप में परिभाषित किया गया नहीं। सार्वजनिक ऋण को भारत की लोक लेखा निधि नहीं, लोक
लेखा निधि नहीं बल्कि संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित ऋण के रूप में परिभाषित किया गया। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार की कुल देयताओं का 75% से अधिक सार्वजनिक ऋण था। ये आपका सही है। तो यहाँ पर पहला जो है गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा इसमें सही है। कुल सिंचित क्षेत्र का 50% से अधिक भाग नहर तंत्रों के माध्यम से सिंचित है। नहीं, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से लगभग 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% जो है भूजल के माध्यम से सिंचित है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई कोष केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा प्रशासित है। नहीं, देखिए 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा। नहीं, इसको हरित क्रांति के मूल राज्यों पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत आरंभ की गई पर्वतमाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्गों का विकास करना। नहीं, ये गलत है। 2022-23 केंद्रीय बजट के अनुसार राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की गई, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिकी रूप से संधारणी विकल्प होगा, मतलब रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत होगा। दूसरा, इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर लागू किया जाएगा। सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय, ये भी सही है। यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों जैसे क्षेत्रों में आरंभ की जा रही है। तो अन्य सभी सही है, पहला वाला गलत है। आगे देखते हैं। गिद्ध मधुमक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उष्णकटिबंधीय डंक रहित मधुमक्खी प्रजातियां हैं जिन्हें अभी हाल ही में खोजा गया। सही बात है। ये मधुमक्खियां विश्व में एकमात्र ऐसी मधुमक्खियां जो ऐसे खाद्य स्रोतों का उपयोग कर सकती हैं जो पादपों द्वारा उत्पादित नहीं होता, मतलब ये सड़े हुए मांस को भी खा सकती हैं, इसीलिए इन्हें गिद्ध मधुमक्खी कहा जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन। हाल ही में सुर्खियों में रही हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। आगे चलते हैं 59। EOS उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इसे PSLV C-52 से आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। सही है। यह एक राडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी सही है। InspireSat-1 और INS-2B इसके साथ प्रक्षेपित किए गए 2 छोटे उपग्रह। 2 छोटे उपग्रह तो भेजे गए थे, परंतु इसमें से InspireSat-1 तो है परंतु INS-2B नहीं है, बल्कि INS-2TD है, जो भारत भूटान संयुक्त उपग्रह INS-2B का पूर्वगामी है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्य वर्धित में निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य शीर्ष योगदान करता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित हैं। निगम कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर। वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व के उपयुक्त स्रोतों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बड़े से ज़्यादा के क्रम में। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आएगा क्या? वस्तु एवं सेवा कर, GST, वस्तु एवं सेवा कर। चौथे पे GST आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका निगम कर। निगम कर के बाद आपका आ जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सबसे लास्ट में आएगा सीमा शुल्क। तो 4132 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन IT BPM क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। भारत को सर्वाधिक IT BPM निर्यात अब आय जो है यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों से प्राप्त होती नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है सर्वाधिक। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, IT BPM के अंतर्गत निर्यात में 41% हिस्सेदारी बैंकिंग, क्षेत्रीय सेवा और बीमा की है, ये आपका सही है। यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही हो गया।
हाल ही में सुर्खियों में रहा इस्तांबुल अविषय में संबंधित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से, क्योंकि हाल ही में जो है तुर्की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर इस्तांबुल अविषय से हट गया है। आगे चलते हैं। प्राय सुर्खियों में रहने वाले चैंपियंस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु उद्यमों की शिकायतों का निवारण करने में मदद करने से। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है 65 को देखते हैं। भारत BIX सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सेंसेक्स सूचकांक के ऑप्शन मूल्यों पर आधारित है। नहीं, यह जो है आपका निफ्टी सूचकांक के ऑप्शन मूल्यों पर आधारित है, निफ्टी के। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह निकट भविष्य अर्थात अगले 30 कैलेंडर दिनों में बाजार के उतार चढ़ाव की प्रत्याशा के बारे में इंगित करता है। तो पहला सही नहीं है, दूसरा वाला सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनाच्छादन के अंतर्गत वर्गीकृत भूमि का प्रत्येक भाग अभिलेखी वन क्षेत्र का एक भाग होता नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, वनाच्छादित क्षेत्र में ऐसी सभी भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक और पेड़ों का वितान घनत्व जो है वो 10% से अधिक है। चाहे ऐसे क्षेत्र का स्वामित्व और कानूनी दर्जा कुछ भी हो, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी भूमि एक अभिलेखीय वन क्षेत्र हो और इसके अंतर्गत फल के बगीचे, बांस व ताड़ के बागान भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही नहीं। दूसरा, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 10वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, ये भी सही है। 15वें वित्त आयोग ने अपने कर हस्तांतरण फार्मूले में वन और पारिस्थितिकी का भार 10% रखा था, ये सही है। दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है। देखिए, NARCL और IDRCL दोनों के अधिकांश शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में होंगे, सही बात है। देखिए, इसमें से कौन सा सही है, हमें सही वाला बताना है। तो ये सही नहीं है, पहला वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए NARCL प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में होगा। NARCL के लिए सही है, परंतु IDRCL के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र के बैंकों का न्यूनतम 51% स्वामित्व होगा और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, NARCL दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण एवं अधिग्रहण करेगा और इसके बदले में IDRCL विशेष आधार पर NARCL को दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन एवं समाधान सेवाएं प्रदान करेगा। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है। भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। मार्च 2021 के अंत में कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी 50% से अधिक नहीं, ये कितनी थी? ये जो है आपके 17% थी। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, कौन सही नहीं, पहला सही नहीं है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में एक दशक के बाद वर्ष 2021 में 100% से अधिक हो गया है, ये सही है। तो कौन सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 या 5वें चरण के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से कम होकर के 2.1 हो गई, जबकि रिप्लेसमेंट जो स्तर होता है या प्रतिस्थापन स्तर जो होता है वो 2.1 है, उससे भी ये कम हो गई, सही बात है। केरल और चंडीगढ़ ऐसे ही 2 राज्य जहां 100% प्रसव जो है अस्पतालों में हुआ है, ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मिशन वात्सल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं प्रदान करता है, सही बात है। संबल और सामर्थ्य इसकी 2 उपयोजनाएं हैं, तो संबल और सामर्थ्य जो हैं ये मिशन शक्ति के 2 उपयोजनाएं हैं, ना कि मिशन वात्सल्य के। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को 3 छत्रक अम्ब्रेला योजनाओं तथा मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत वर्गीकृत किया गया है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत पूरे देश में बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं की देखरेख की जाएगी, जबकि मिशन शक्ति में के तहत ही संबल और सामर्थ्य उसकी 2 उपयोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित घटकों को भारतीय विदेशी ऋण में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बढ़ते क्रम में चलना है। तो सबसे पहले आपका आएगा अल्पकालिक व्यापार ऋण, फिर सबसे पहले आपका आएगा
अल्पकालिक व्यापार ऋण, फिर अनिवासी भारतीय जमा, फिर वाणिज्यिक उधार। सबसे बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक उधार का है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रम रबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रम रबर की चर्चा इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने सड़क निर्माण के दौरान बिटुमिनस फुटपाथ मार्ग में संशोधित बिटुमेन क्रम रबर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, तो कथन देखते हैं पहले। यह स्क्रैप टायरों को एक समान कणों में रूपांतरित करके उत्पादित पुनः चक्रित रबर है। सही बात है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो इसका निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 1961 के माध्यम से की गई है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में कोयला गैसीकरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को ईंधन गैस में रूपांतरित करने की प्रक्रिया, ये कथन गलत है, क्योंकि कोयले का गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईंधन गैस का उत्पादन करने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में कोयले को वायु, ऑक्सीजन, भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, कोयला दहन की तुलना में इसे स्वच्छ विकल्प माना जाता है, सही है। यह भारत में मेथनॉल आधारित अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में मदद करेगा, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूके सिन्हा समिति की अनुशंसा के अनुरूप अधिनियमित किया गया, सही बात है। केवल वे एनबीएफसी जो प्रमुख व्यवसाय के रूप में फैक्टरिंग का कार्य करते हैं, वह फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए पात्र होंगे, नहीं। जो नया ये जो समिति थी, इसने जो सलाह दी उसमें यही कहा गया है, उसके अनुसार अब ये जो प्रमुख व्यवसाय वाला पोर्शन था, मापदंड था, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पात्र एनबीएफसी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधि के दौरान भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार शुद्ध अधिशेष की स्थिति में था, सही बात है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वाणिज्यिक सेवा सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली सेवा बनी थी, नहीं, वाणिज्यिक सेवा नहीं थी, बल्कि कौन था? कंप्यूटर सेवाएं निर्यात वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक निर्यात की गई वस्तुएं थीं। तो यहाँ पर पहला वाला सही, दूसरा वाला कथन गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। बजट 2022-23 में प्रस्तावित पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। इसका उद्देश्य देश के आकांक्षी जिलों में आधारभूत संरचना और आवश्यकता आधारित सामाजिक विकास को वित्त पोषित करना, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के लिए यह योजना है। ठीक है। तो पहला गलत। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, नहीं, ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसे नीति आयोग द्वारा नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित योग क्षेत्रकों में से किसने भारत में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने। ठीक है। तो बी ऑप्शन। दूसरे पे आपका ऑटोमोबाइल उद्योग है, तीसरे पे सर्विस सेक्टर है, चौथे पे ट्रेडिंग है और पाँचवें पे टेलीकम्युनिकेशन है। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण असीम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के कुशल कार्यबल का एक डेटाबेस है जिसे बाजार में कुशल कार्यबल की मांग के साथ उसकी आपूर्ति या उनकी आपूर्ति का मिलान करने के लिए बनाया गया है, सही बात है। यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित व प्रबंधित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही है, दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में खुदरा मुद्रास्फीति की माप की जाती है? संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPIC मुद्रास्फीति के माध्यम से। अगला है हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र IFC IOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा नौ परिवहन यातायात की निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया, सही बात है। इसका मुख्यालय भारत में स्थित है, ये भी सही है। यह मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पार्वती गिरी और तिलेश्वरी बरुआ में क्या समानता है? ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है। देखिए, पार्वती गिरी के बारे में बात करें तो उड़ीसा की सबसे प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। पार्वती गिरी को लोगों के उत्थान, उनके काम को लेकर के पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा कहा जाता है। वहीं दूसरा,
नाम जो है तिलेश्वरी बरुआ का। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिलेश्वरी बरुआ भारत के सबसे कम उम्र की शहीदों में शामिल थी। उन्हें 12 वर्ष की उम्र में गोली मार दी गई थी जब उन्होंने और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, केंद्र सरकार ने 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा पेश करने का प्रस्ताव रखा है। डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी या से सही नहीं है? तो यह फिएट या वैध मुद्रा के समान है, सही बात है। यह सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के मार्ग प्रशस्त करेगी, ये भी सही है। यह केंद्रीय क्षेत्र के तुलन पत्र पर परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देगी, ये गलत है। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। देखिए क्यों गलत है, क्योंकि डिजिटल मुद्रा जो है वो केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देंगी और इस प्रकार कोई जोखिम नहीं होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से फर्म्स ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किसानों को किराए की कृषि मशीनरी प्राप्त करने में मदद करने हेतु। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में व्यावसायिक कौशल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कार्यशील जनसंख्या के औपचारिक व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में सुधार हुआ, सही बात है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक कम से कम 50% स्कूली शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त कराना है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के तहत स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, सही बात है। गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालयों को कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल उन्हें अनुमति है। दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, गिफ्ट सिटी में विदेशी बैंकिंग इकाई द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय कर से मुक्त होगी, सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खातों में से किसकी वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो प्रमुख सब्सिडियों की हिस्सेदारी व्यय में सर्वाधिक है। केंद्र सरकार की ऋण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार की कुल देयता वर्ष 2020-21 से 21 में तीव्रता से बढ़ी है, सही बात है, बढ़ी है। आंतरिक ऋण का 90% से अधिक हिस्सा गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियों का, नहीं 90% नहीं बल्कि 18.2% जो है वो आंतरिक ऋण में गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है। कार्यशील जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, सही बात है। विगत कुछ वर्षों में रोजगार बाजार के औपचारीकरण में कमी आई नहीं, वृद्धि हुई है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, बेरोजगारी की दर को श्रम बल में रोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, सही बात है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। चौथा, विगत 2 वर्षों में कृषि में संलग्न श्रम बल में गिरावट आई नहीं, वृद्धि हुई है। तो पहला तीसरा सही है और दूसरा चौथा गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरोस्काइट आधारित सौर सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर हमें 2 कथन दिए गए, इनमें हमें विचार करना है कौन सही है। पहला, पेरोक्साइड पदार्थों का व्यापक रूप से अर्धचालक पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि वे वहनीय हैं, सही बात है। पेरोक्साइड आधारित सौर सेलों का विनिर्माण सामान्य तापमान पर किया जा सकता है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड पेरोक्साइड आधारित सौर या फोटोवोल्टिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली पेरोक्साइड झिल्लियों की स्थिरता को बढ़ाने के लिए पॉली इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण किया है। और पॉली इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक या ऋणात्मक आवेश युक्त बहुलक होते हैं। तो इसी के संबंध में यह प्रश्न बनाया गया है। आगे चलते हैं, आढ़त संपूर्ण विश्व में तरलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आढ़त पद का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बी ऑप्शन देखिए, यह एक प्रकार के लेन देन है जहां एक इकाई तत्काल वित्त के लिए अपनी प्राप्तियों में क्या है, ग्राहक से प्राप्त होने वाला बकाया किसी तीसरे पक्ष जैसे आढ़ती, जैसे कि एक बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पर। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है इसमें।
इसके 50% से अधिक सदस्य 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के नहीं। कितने हैं? 43% से अधिक सदस्य। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस योजना में पुरुष सदस्यों की तुलना में महिला सदस्यों की संख्या अधिक है। महिला सदस्यों की संख्या अधिक है, ये गलत है। महिला सदस्यों की संख्या बढ़ी है, जो लैंगिक अंतराल है नामांकन में वो कम हुआ है, परंतु अभी भी पुरुषों से अधिक नहीं है। 2016 के 37% था इनका और 2021 में 44% हो गया है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत हैं। डी ऑप्शन। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दो कथन दिए गए, बताना कौन सही है। एनबीएफसी से प्राप्त ऋण की वृद्धि 2013 से प्रत्येक वर्ष निरंतर घट रही, नहीं बढ़ रही है। घट नहीं रही है, बढ़ रही है, निरंतर कम नहीं हो रही है। ठीक है। दूसरा, एनबीएफसी से प्राप्त ऋण और जीडीपी अनुपात में 2013 और 2021 के बीच वृद्धि हुई है, ये सही है। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है। बजट 2022-23 में प्रस्तावित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, दो कथन दिए गए, बताना कौन सही है। इसका लक्ष्य भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर स्थित भारतीय गांवों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। सभी देशों, पड़ोसी देशों के साथ नहीं, बल्कि मुख्यतः चाइना के साथ में। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए गाँवों को डायरेक्ट टू होम सुविधा प्रदान की जाएगी, सही बात है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, वर्ष 2019-20 में शामिल हुए अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 65 स्वरोजगार वाले श्रमिक थे, सही बात है। 2017 से 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक था, ये भी सही है। 2019-20 में कृषि क्षेत्र की तुलना में निर्माण क्षेत्र में अधिक लोग कार्यरत थे, नहीं, गलत है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में 14.77 करोड़ लोग शामिल थे, जबकि निर्माण क्षेत्र में 5.42 करोड़। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही, तीसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत की प्रमुख कृषि निर्यात पण्य वस्तुएं हैं? कौन सी हैं? देखिए, चीनी है और समुद्री उत्पाद, अर्थात डी ऑप्शन, चीनी और समुद्री उत्पाद। आगे देखते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन सा सही है। पहला, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जितना अधिक होगा उतने ही अधिक स्तर तक एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया होगा, सही बात है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, सही है। इसके प्रारंभ के बाद से भारत में समग्र स्कोर में निरंतर सुधार हुआ, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रिज में नाइट शब्द क्या है? ब्रिज में नाइट शब्द क्या है? तो ये जो है आपका सामान्यतः पृथ्वी की क्रोड और मेंटल के बीच पाया जाने वाला खनिज है। ड्रोन नियमावली 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व के संदर्भ में कोई प्रतिबंध नहीं, सही बात है। नियमावली के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है, सही है। ग्रीन जोन में ड्रोन के परिचालन हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। गैर व्यावसायिक उपयोग हेतु माइक्रो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस आवश्यक है, नहीं, बिल्कुल लाइसेंस आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष 10 निर्यातित पण्य वस्तुओं की सूची में शामिल नवीन पण्य वस्तु है? एल्युमिनियम और उसके उत्पाद। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा व्याख्या के साथ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।